करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो आप सभी को। आज का हमारा लेसन है पोटेंशियल। फाइंड योर पोटेंशियल मतलब अपनी क्षमता को पहचानने। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग्यता, क्षमता या गुण होता है, परंतु हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। ऐसे ही हम प्रसिद्ध लोगों से मिलने वाले हैं जिनके अंदर योग्यता, क्षमता और गुण हैं, जिसके कारण वो दुनिया भर में फेमस हुए। आज हम उन्हीं के जीवन से हम सीखेंगे कि हमारे अंदर की योग्यता को पहचानने से कैसे हम सफल बन सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम ऐसे ही फेमस लोगों से मिलते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर बनकर आया हूँ और आज हम उनके जीवनी के विषय में सीखेंगे। आइए हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म के विषय में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 के कोलकाता में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माँ शारदा देवी। वह अपने माँ पापा का 13वां सबसे छोटा बेटा था। जब वो छोटा था तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और पिता हमेशा यात्रा में होते थे, इसलिए उनकी पालन पोषण उनके नौकर चाकरों के द्वारा हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्हें नहीं भाती थी, इसलिए वो कक्षा में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं करते थे। उनके भाई हेमेंद्र उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में वह तैराक, कसरत, जूडो, कुश्ती भी शामिल थी। इसके अलावा उन्हें ड्राइंग, शरीर की रचना, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, संस्कृति और अंग्रेजी भी सीखा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि औपचारिक शिक्षा उसको इतनी नापसंद थी कि वह कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में भी एक दिन नहीं गए। उनकी उपलब्धि के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913, विश्व भारती की स्थापना। अधिकतर लोग उन्हें एक कवि के रूप में जानते थे। वास्तव में वह एक ऐसे कवि के साथ साथ उन्हें उपन्यास, लेख, लघु कहानी, यात्रा वृत्तांत, ड्रामा और हजारों गीत भी लिखे। वह एक विश्वव्यापी कविता और साहित्यकार, दार्शनिक थे। वह अकेले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले गैर यूरोपियन भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि जिनकी रचनाएं 2 राष्ट्रगान है, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनाल बांग्लो। गुरुदेव के नाम से भी रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत की सभ्यता की अच्छाई को, पश्चिम में और वहाँ की सच्चाई को और अच्छाई को वह इस जगह में भी प्रभावकारी रूप से कार्य करने में क्षमता थे। उनके पिता देवेंद्र उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें रविन्द्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिल लिया, पर कुछ समय बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर कुछ अन्य साहित्यकारों की रचनाओं को स्व अध्ययन किया। सन 1880 में बिना लॉ किए वो भारत वापस आया और 1883 में उनकी शादी मृणाली देवी से हो गई। वह एक महान कवि और साहित्यकार के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर एक उत्कृष्ट संगीतकार और पेंटर भी थे। उन्होंने लगभग 2230 गीत लिखे। हम उनके मृत्यु के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी में बिताए। वर्ष 1937 के अंत में वो अचेत हो गए और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे। इस दौरान वह जब भी ठीक होते तो कविताएं लिखती। इस दौरान लिखी गई कविताएं उनकी बेहतरीन कविताओं में से एक है। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई। और हम जानते हैं किस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश में कई ऐसे
संगीत को लिखे, कई ऐसे कविताओं को लिखे, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना। तो याद रखिए, आज का चैलेंज ये है कि आप अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को पहचानें और उसके अनुसार कार्य करें। हेलो एवरीवन, आज मैं एमएफ हुसैन बनकर आपके सामने आया हूँ। आइए आज हम उनके बारे में जानेंगे। एमएफ हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के एक पंढरपुर गांव में हुआ। जब हुसैन बहुत छोटे थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था और उनके पिता इंदौर चले गए और वहां पर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। बड़ौदा में एक मदरसे में प्रवास के दौरान सुलेखन करते करते उनकी रुचि कला में जागी। 20 साल की उम्र में हुसैन मुंबई चले गए और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया। मकबूल फिदा हुसैन का विवाह सन 1941 में फाजिला के साथ हुआ, जिनसे उनके 3 लड़के और 2 लड़कियां हुई। अपने करियर के शुरुआती दौर के दौरान पैसा कमाने के लिए हुसैन सिनेमा के पोस्टर बनाते थे। पैसे की तंगी के कारण वे दूसरे काम भी करते थे, जैसे खिलौने की फैक्ट्री में काम करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिल जाता था। जब भी उन्हें समय मिलता वे गुजरात जाकर प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाते थे। मकबूल फिदा हुसैन के कला कृतियों की पहली प्रदर्शनी सन 1952 में ज्यूरिख में लगाई गई। सन 1955 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। अमेरिका में उन्हें कला की प्रदर्शनी पहली बार सन 1964 में न्यूयॉर्क के इंडिया हाउस में लगाई गई। सन 1967 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म द थ्रू आइज ऑफ द पेंटर बनाई, जिसे बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया और गोल्डन बेयर ऑफ शॉर्ट्स फिल्म का पुरस्कार भी मिला। सन 1973 में सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 2008 में एमएफ हुसैन सबसे महंगे भारतीय चित्रकार बने, जब क्रिस्टीज के नीलामी में उनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी। सन 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 2008 में सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया और उनकी मृत्यु 9 जून 2011 में हुई। जैसे हमने एमएफ हुसैन की ज़िंदगी से सीखा कि उन्होंने अपनी क्षमता को पहचानना, आज हमें भी अपनी क्षमता को पहचानना है। हेलो, आप सभी मुझे देख के जरूर गैस कर लिए होंगे कि मैं किसके बारे में बोलने आई हूँ। आज मैं जिनके बारे में बोलने आई हूँ उनका नाम है मैडम मैरी क्यूरी। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 में पोलैंड के वार्सा शहर में हुआ था। उस समय वहाँ पे रूस का शासन चलता था। उस समय महिलाओं के लिए ज़्यादा तरीके से पढ़ाई लिखाई के लिए उतनी आज़ादी दी गई नहीं थी और उनके जो पिता थे वो एक प्रोफेसर थे और उनके जो माता थे वो एक टीचर थे और उनके पिता कई बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उनको उनके जॉब से निकाला दिए गए थे और उनके जो सैलरी थे वो आधे कर दी गई थी। उसीलिए उनको कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा और उनको जब 11 साल हो रहा था तभी उनका मम्मी का देहांत हो गया था। तो इससे हम देखते हैं उनके जीवन में कई सारे समस्या आई होगी, लेकिन वो कभी भी कहीं भी रुके नहीं थे और उनको ज़्यादा तरीके से जाना जाता है रेडियम के खोज के लिए और उनका खोज जो था वो ही उनका पहचान था और रेडियम का इस्तेमाल जो था वो कैंसर की दवाइयों में बनने में इस्तेमाल होता था। उसके अलावा घड़ी के सुई, कपड़े, दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब 16 वर्ष की थी उनको 12वीं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उनको स्वर्ण पदक दिया गया था। उनके पढ़ाई लिखाई और उनके मनोबलता को देख के उनके जो टीचर थे और शिक्षक थे उनको बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद वो फ्रांस में डॉक्टरेट करने वाली पहली महिला थी और पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला थी। वहाँ पे उनके मुलाकात प्योरे क्यूरी से हुआ। उन्होंने मैडम क्यूरी को अपनी लैब में अपना पार्टनर बना लिया। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बढ़ते गया और उसके बाद
उनके संबंध शादी में बदल गया। 21 दिसंबर 1819 को पेरी क्यूरी के साथ दोनों मिल के रेडियम का खोज की। यह खोज चिकित्सा शास्त्र के लिए और कैंसर जैसे दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। 1903 में मैडम मैरी क्यूरी पीएचडी कंप्लीट किए। 1911 में उनको रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विज्ञान के 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार पाने वाली यह एक प्रथम महिला थी। विवाह के बाद क्यूरी ने 2 बेटियों को जन्म दिया और 1906 में उनके पति का देहांत हो गया था। उसके बाद उनको एक तगड़ा झटका मिला उनके पति के देहांत होने के कारण। तभी भी उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ नहीं दिए। वो अपने जो झटका लगा था उसी से वो फिर से उबर कर खड़े हुए और अपने पढ़ाई और लिखाई को लगातार करते गए। रेडियम के खोज के लिए उन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त की थी और धन का प्राप्त किए थे, उन्होंने केवल अपने परिवार अपने के लिए सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसको सार्वजनिक कामों के लिए दान कर दिया था। तो यहाँ से देखते हैं उनका मनोभाव कैसा था। उनके मनोभाव दयावान था लोगों के लिए और उन्होंने कई सारे लोगों के लिए हॉस्पिटल भी बनवाया था। 4 जुलाई 1935 में 66 के आयु में उनका मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पे देखते हैं हम मैरी क्यूरी के जीवनी के बारे में। क्यूरी के जीवनी से हम यह सीखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता है और ना छोटा होता है, लेकिन पर उसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हम कई बार सपने देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं, लेकिन मैरी क्यूरी एक ऐसे महिला थी जो आंखें खोल के सपना देखी और पूरे भी किए। उसी तरह हमें भी बनना है और समाज में जैसे अभी भी उनका छवि को देखते हैं और कई सारी चीज़ें उनके जीवन से सीखते हैं, उसी तरह हम भी अगर आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने मेहनत और लगन को करते जाएंगे और ना छोड़ेंगे, तब हम भी एक छवि को हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में भी ऐसे छोड़ सकते हैं। आज मैं पंडित रविशंकर बनकर आपके सामने आया हूँ। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। रविशंकर एक भारतीय संगीतकार और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी में सितार का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था और दुनिया भर में कई संगीतकारों को प्रभावित किया। 1999 में रविशंकर को भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह 1945 और 1946 में बैले के लिए संगीत रचना किया। शंकर 25 वर्ष की उम्र में भारतीय लोकप्रिय गीत सारे जहां से अच्छा को दोबारा से कंपोज किया। फरवरी 1949 से जनवरी 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। शंकर ने भारतीय राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की। वे गोदान और अनुराधा सहित कई हिंदी फिल्मों को संगीत निर्देशित किया। 1956 में लंदन में अपना पहला एलपी एल्बम 3 रागस रिकॉर्ड किया। 1961 से उन्होंने यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और गैर भारतीय फिल्मों के लिए संगीत रचना करने वाले पहले भारतीय बने। शंकर 1962 में मुंबई में किनरा ऑफ स्कूल म्यूजिक की स्थापना की। शंकर कई रॉक कलाकारों के प्रशंसक थे। वह जिमी हेंड्रिक्स को देखने के लिए उसने उसके गिटार में आग लगा दी थी। शंकर ने यहूदी मेनिन के सहयोग से सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्होंने लॉस एंजलिस में किनरा ऑफ म्यूजिक स्कूल की स्थापना की। 1960 में शंकर ने हैप्पी आंदोलन
और ड्रग्स संस्कृति से खुद को दूर कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान समझाया, जब मैं अपने संगीत के साथ ड्रग्स का जुड़ाव देखता हूँ तो इससे मुझे दुख होता है। हमारे लिए संगीत धर्म है। ईश्वर तक पहुँचने का सबसे तेज तरीका संगीत है। मुझे संगीत के साथ बुरी चीज का जुड़ाव पसंद नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। अक्टूबर 1970 में सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में पढ़ने के बाद शंकर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स के भारतीय संगीत विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने मॉस्को में 1988 के संगीत कार्यक्रम में 140 संगीतकारों के साथ प्रदर्शन किया था। 12 मई 1986 से 11 मई 1992 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। शंकर अपनी बेटी अनुष्का शंकर को सितार बजाना सिखाया। शंकर सैन डिएगो के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक रीजेंट प्रोफेसर बन गए। उन्होंने 1997 में बीबीसी के एक सिम्पी हॉल बर्मिंघम इंग्लैंड में अनुष्का के साथ प्रस्तुति दी। शंकर को फुल सर्कल कार्नेगी हॉल के लिए 2000 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हैंड्रिक्स भारतीय शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते थे। एक सितार खरीदा और वह 1968 में शंकर से सीखने के लिए भारत आ गया। इससे राग रोग की प्रवृत्ति पैदा हुई। शंकर की मृत्यु 11 दिसंबर 2012 92 वर्ष की उम्र में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में हुआ। हेलो, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप शायद उनको जानते हैं, नहीं तो उनके आविष्कार किए हुए चीज़ों को आप इस्तेमाल भी करते होंगे। क्या, कौन है आपको पता है? स्टीव जॉब्स। यस, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जो एप्पल का है, आपने ज़रूर सुना होगा। यस, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जो एप्पल कंपनी का फाउंडर के बारे में आज हम जानेंगे। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके सिंगल पेरेंट्स होने के नाते उनके मम्मी पॉल और क्लारा नाम का एक कपल को स्टीव जॉब्स को गोद में दे दिए थे। पॉल और क्लारा वो अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन बाद में एक गैरेज खोल दिए थे और वहाँ स्टीव जॉब्स ने अपना बचपन गुजारी। और बचपन से ही वो गैरेज में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ था, वही चीज़ों को छेड़छाड़ करते करते उनके पिताजी के मदद के द्वारा बहुत कुछ सीख गए थे। उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, घर में बैठ के किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। किसी तरह हाई स्कूल तक उनके माता पिता पढ़ाए स्टीव जॉब्स को, लेकिन बाद में जब कॉलेज में एडमिशन होने की बारी आया तो वहाँ का इतना फीस इतना महंगा था, जो उनके माता पिता जितने भी जमा पूंजी रखे थे पहला सेमेस्टर में ही ख़त्म हो गया था। और स्टीव जॉब्स को ये सब पता चला और इसीलिए वो पहला सेमेस्टर के बाद ही वो कॉलेज छोड़ देने का निर्णय लिया। इस दौरान स्टीव जॉब्स का दोस्ती वोजनियाक से होती है। इसे भी इनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दौर में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दौर पे गुजरना पड़ता था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह गुजारा करते थे और संडे को मंदिर इसीलिए जाते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भरपेट खाना मिल जाता था। अपना दोस्त के घर में फर्श में सो जाता था कई दिन तक।
यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने दोस्त वेजनियाक के साथ बहुत बार बाहर भी रहे। वेजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख के बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाना और बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया और गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम या कंप्यूटर का कंपनी का नाम एप्पल रख दिया। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया, इसीलिए कई लोगों ने, दूसरे कंपनियों ने ये कॉन्सेप्ट लेकर कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिए और मार्केट में सस्ते दामों पर बेचने लगे। इसके वजह से स्टीव जॉब्स को उसका जिम्मेदार ठहराया गया और अपनी कंपनी से फिर उनको इस्तेमाल देने के लिए कहा गया। स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा देना पड़ा। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वो हताश नहीं हुए। साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने डिज्नी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपने जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इस मौका का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में शुरुआत की। एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की। इस बार स्टीव ने सीईओ के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी ली। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड, म्यूजिक प्लेयर, आईट्यून लॉन्च किए। 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च करके दुनिया में क्रांति ला दी। कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 2 अक्टूबर 2011 में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन एप्पल जैसे प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। हेलो 12100477 इस अंक को आप सुन करके आशा करती हूँ कि आप सबको याद हो गया है कि मैं कौन हूँ। याद नहीं आया? अच्छा, अब बोलती हूँ। आपको आंसर राइट टू लेफ्ट चाहिए और लेफ्ट टू राइट चाहिए। अभी भी नहीं पहचाना? एक ऐसे व्यक्ति जिसको हम मानव कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। गणित में वो माहिर थे और बड़े से बड़े अंकों को बिना कागज कलम के उनका हल सेकंड में ही वो कर देते थे, जिनका नाम है शकुंतला देवी। हाँ जी, आज मैं शकुंतला देवी बन के आपके सामने आई हूँ और उनके विषय में, उनके जीवनी का कुछ भाग को मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। शकुंतला देवी जी का जन्म जो है 4 नवंबर 1929 में बेंगलुरु कर्नाटक में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी जो सर्कस में करतब दिखाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार का गरीबी हालातों के कारण जो है शकुंतला देवी अपने औपचारिक शिक्षा को भी प्राप्त नहीं कर पाई, पर उनके अंदर एक क्षमता थी, उनके अंदर एक प्रतिभा थी, उनके अंदर एक गुण था और वो है बड़े से बड़े अंकों को याद करना, बड़े से बड़े अंकों का समाधान करना, उनका हल निकालना। और इस प्रतिभा को वो हमेशा कायम रखती थी। एक दिन जब वो 3 वर्ष की थी, अपने पिताजी के साथ वो ताश खेल रहे थे। ताश खेलते समय उनके पिताजी ने देखा कि उनके बेटी शकुंतला देवी जो है किस प्रकार ताश के अंकों को
या जो नंबर्स है उनको याद में रखे के उनके पिताजी को हराते जा रही थी। और इस क्षमता को जब उनके पिताजी ने अपने बेटी के अंदर देखा, उनके पिताजी वो अपने साथ शकुंतला देवी को सर्कस में करतब करने के लिए अपने साथ ले करके जाया करते थे। और वो अपने पिताजी के साथ सर्कस में करतब दिखाते थे, अपने मानसिक गणित का हल करके लोगों के सामने प्रदर्शित करते थे। और इस प्रकार वो बहुत ही लोगों के सामने फेमस हो रहे थे। जब वो 6 साल की उम्र में थे, मैसूर यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता हुआ था जो मानसिक गणित का हल करने का था। उस प्रतियोगिता में भी उन्होंने भाग लिया और उसमें भी उन्होंने अपना नाम कमाया। वो बहुत ही अच्छे रूप से गणितों का, अंकों का जो है हल करके लोगों के सामने उन्होंने प्रदर्शित किया। 10 साल की उम्र में जैसे हमने देखा कि गरीबी हालात के कारण जो है वो औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाई, पर वो जो 10 साल की थी तब उनके पिता ने उनको संत तेरेसा के स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया, उनको दाखिला कराया गया और वो भी पहली कक्षा में। वो स्कूल में गई, पर 3 महीने के अंदर उनको स्कूल से निकाल दिया गया। कारण यही था कि 3 महीने का फीस वो जमा नहीं कर पाई। और वो फीस कितना था? कुल 6 रुपया था, क्योंकि महीना 2 रुपये के फीस थे। और वो 6 रुपया दे ना पाने के कारण जो है उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और इस प्रकार वो अपने पढ़ाई को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाई। परंतु भले ही वो स्कूल में जाकर के शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाई, पर उनके मानसिक गणित का हल करने का जो क्षमता उनके अंदर था उसको उन्होंने बरकरार कर रखा, उनको उसने इस्तेमाल किया और इस प्रकार वो आगे बढ़ते गए। सन 1944 में उनको अवसर मिला कि वो लंदन में गए और वहां पे एक बड़ा प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया जो मानसिक गणित को हल करने का था। और वहां पे वो अपने इस प्रतिभा को प्रदर्शित करके बड़े ही नाम कमाया। इस प्रकार वो अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए विश्व के अलग अलग देशों में करीब 50 देशों में वो जा करके अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शित किया। उनको कई अवार्ड मिले, कई पुरस्कार उन्होंने पाया। ना ही केवल वो इस मानसिक गणित का हल करने की क्षमता उनके अंदर थी, परंतु उन्होंने कई किताबें लिखी जो किताब आज जाने माने पाए जाते हैं। कई किताबें ऐसे हैं जिसको हम पढ़ करके उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमता को और अधिक हम जान सकते हैं। और उन्होंने इस प्रकार अपने जीवन को आगे ले गए। भारत के महान गणितज्ञ शकुंतला देवी को बीबीसी न्यूज द्वारा यह मान्यता प्राप्त हुई कि मानव कंप्यूटर का नाम का उनको उपाधि मिला। और जीवन में संघर्ष है तो सफलता जरूर है। आज हमने देखा शकुंतला देवी के जीवन में बहुत से संघर्ष थे, लेकिन वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए। इस बात से वो निराश नहीं थे, इस बात से अपने आप को पीछे नहीं रखे, पर वो अपनी क्षमता को आगे ले गए और अपने जीवन में वो आगे बढ़ते गए। आज उनके सफलता को हम सब जानते हैं, हम सब सुन रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। आज हम जो सीखे हैं उसे जरूर अपने लाइफ में, अपने जीवन में इस्तेमाल करें, संघर्ष करें, सफलता आपकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन सीख के आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आज हमने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से सीखा कि वे भी अपने क्षमता को पहचाने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए। हो सकता है आप भी निराश होंगे और सोच रहे होंगे कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, या आप सोच रहे होंगे कि मेरे सपना बहुत सारे हैं पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। परंतु आपने आज देखा कि जितने भी व्यक्तियों के बारे में आज आपने देखा और सुना, वो भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष किए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए। तो आप भी अपने क्षमता को पहचानिए और उसे इस्तेमाल करें और अपने जीवन में संघर्ष करें, मेहनत करें, आपको भी सफलता प्राप्त होंगे। जैसे कि आज हमने सीखा कि हमें अपनी क्षमता को पहचानना है, और आज हमने कई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में सुना और देखा कि उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना। और अगर आप भी ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं
जिन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना तो उसके बारे में लिखकर अपने ग्रेस करुणा केंद्र टीचर को जरूर भेजें।